करते हुए ये कहा कि अगर छुपाना नहीं पड़ता है हम्म, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हम हम्म, और अच्छे से उस प्रोसेस के थ्रू जा पाते हैं। हम्म, हमारे पास कुछ ऐसे प्राउड पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत पहले आईवीएफ के प्रोसेस को वो किया था, और उसके बाद उन्होंने फैलाना क्या, हर एक इंसान को बताना चालू किया जिसको उसकी ज़रूरत है कि हाँ, ये बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है। इन्होंने इस धारणा को, जो बहुत ही सोसाइटी में चल रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो चाहो वो होता है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उन सबको हटाने की कोशिश की है और अपना ड्यूटी टुवर्ड्स एज एन आईवीएफ पेशेंट इन्होंने वो किया है। आई थिंक हम सोसाइटी में जब भी हम कुछ भी पॉजिटिव हासिल करते हैं अपने एफर्ट से किसी, इट इज ऑलवेज गुड कि हम उसको स्प्रेड कर Spread सकें, करें। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। हम अकेले ही क्यों, बहुत सारे दुख, कॉमन से दुख हैं, सारे जो परेशानियां समस्याएं जो हैं लाइफ में सबके, वो आई थिंक एक कॉमन है। बहुत बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यदि हमें मिला तो इट इज ऑलवेज गुड टू स्प्रेड द नॉलेज टू द अदर्स सो दैट दूसरे भी उसका बेनिफिट ले सके। तो ये हमारे साथ अनन्या है, मेरी फेवरेट ऑफ दीज, और मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे बहुत फेवरेट है, बट अनन्या, वंदना, ये तो इन लोग के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप सी हो गई है। तो थैंक यू टू यू ऑल फॉर बीइंग सच नाइस टू मी। मतलब अच्छा लगता है, हम बहुत पहले से आपके साथ जुड़े हैं। अच्छा, ओके। आप दोनों ने आईवीएफ की प्रोसेस तब अपनाई थी जब ये इतना प्रचलन में था भी नहीं, जब लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, और अगर पता था तो नेगेटिव तरीके से पता था। तो आप लोग का सफर बहुत अलग रहा होगा हमारे रिसेंट वालों के सफर से। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप लोग ने कब सोचा कि आप लोग को आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू जाना है? देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आ रहे थे। मतलब मुझे ये होता था कि मैं प्रेग्नेंट होती थी और आफ्टर 2.5 मंथ जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और अबॉर्ट हो जा रहा था बेबी। ऐसा मेरे साथ 3 टाइम्स हुआ। हम मैम के टच में उस समय भी थे, तो कहीं ना कहीं मैम से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और ये है 2008, देन 2012, देन 2013। फिर हमने थोड़ा सा मैम के अनुसार ब्रेकअप लिया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया मैम के टच में हमेशा ही रहे। ऐसा नहीं है कि मैं केवल मैम के ही कांटेक्ट में थी, मैंने इवन जबलपुर और बाहर के डॉक्टर्स से भी ये सारे डिस्कशन किए, पर मुझे वो पॉजिटिव आंसर ही नहीं मिल रहा था कि मैं अब इसके बाद क्या डिसीजन लूं। अगेन मैंने मैम को अप्रोच किया। फिर 2015 में मेरे साथ मैम ने बैठ के एक लंबा चौड़ा हम लोगों का डिस्कशन हुआ। इवन 1 आवर हम मैम के साथ बैठे, हस्बैंड एंड वाइफ। और फिर मैम ने हमको सजेस्ट किया कि वन टाइम हम ये करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मैम से आती है, और वो अभी भी है कि कंटिन्यूअसली हम मैम को पॉजिटिव एनर्जी लेते ही रहते हैं और फ्रेंडली रिलेशन भी है। तो वहाँ हमने ट्राई किया। तो मैं एक अपने केस में बताना चाहूंगी कि ऐसा भी हम उम्मीद नहीं रखें कि एक बार आपने प्रोसेस की और आपको रिजल्ट मिल ही जाए। तो सडनली मेरे साथ ये भी चीज हुई कि फर्स्ट टाइम में मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मेरा वो चीज फेल हुई। अब मैं तो पूरे तरीके से हताश हो चुकी थी, पर मैम कहीं भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे बकायदा पूरा स्ट्रेंथ दिया, और मेरे हस्बैंड भी जो थे वो हमेशा मैम के ही फेवर में रहते थे। अगर मैम बोल रही हैं तो डेफिनेटली होना ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने किया तो वाकई में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और उस दौरान जो स्टाफ था मेरे टाइम पे, क्योंकि इसको किए हुए मुझे 8 इयर्स हो गए हैं, और जो स्टाफ था वो मुझे इतना, जितने घर के लोग सपोर्ट नहीं करते थे उतना उनके साथ मैं फेमिलियर हो गई थी। और जो स्टाफ अभी भी है वो मुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। और जब ये प्रोसेस हो रही थी तो बाकी जो मैम ने बताया कि जैसा प्रोटोकॉल है, मैंने बकायदा उसको फॉलो किया। चूंकि मैं जॉब में भी थी उस दौरान, तो मैम के अनुसार फिर मैं अपना टाइम मैनेज करती थी और आती थी। तो ये भी मुझे डिफिकल्टी नहीं हो रही थी
कि मैं अपने जॉब को छोड़ूं या कंटिन्यू करूं। और फिर बाद में जो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बेड रेस्ट लेना चाहिए अगर मुझे सेफली इसको आगे लेके जाना है। तो मैंने अपना जॉब लीव किया और फिर मैम के टच में मैं हमेशा रही और मैम के अनुसार ही बताए हुए पूरा ट्रीटमेंट मैंने लिया और हम लोग सक्सेस हुए। ये ना केवल मेरी सक्सेस थी, मैम की भी उतनी ही बड़ी सक्सेस थी। तो कितने साल हो गए? 8 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब मेरा बेबी 9। इनके केस में इनके चैलेंज डिफरेंट था। इनका क्या था कि इनकी प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेज होती थी। पहला ऐसा सिचुएशन था, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं किसी किसी के शरीर में, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जब बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। तो वो कितना भी ट्राई कर लो या प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर लो, हर इसके बावजूद भी अबॉर्शन हो जाता है। तो इनका कुछ ऐसा ही केस था और इनके केस में, ऐसे केसेस में पर्टिकुलरली फिर आईवीएफ हेल्प करता है बहुत ज्यादा। और जैसा इन्होंने कहा कि इनका फर्स्ट टाइम में कंसीव नहीं हुआ, वो भी एक चैलेंज है। ये प्रेग्नेंट होने में भी डिफिकल्ट होते हैं और कंटिन्यूएशन में भी डिफिकल्ट होते हैं। तो पहला जब फेलियर हुआ, मुझे तो पता था कि ये क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स किसी को जो बार बार निराश हो रहा है उसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, बट आई न्यू कि ये हो जाएगा और सब ठीक होगा। द फाइट इज टफर बट चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। तो मैं हमेशा ही समझाती थी और आई थिंक शायद जैसा अभी मुझे तो याद नहीं था, वरना आपने बोला कि 1 घंटा हम बैठे थे, मतलब बैठे ही होंगे। तो वो पेशेंस और वो शायद जो एक लगन थी कि नहीं, वरना को तो बस पॉजिटिव कराना ही है, एक फीलिंग थी। तो वो आई न्यू व्हाट इट वाज, आई न्यू द चैलेंज वाज देयर। आप किसी को खुद को एक्सेप्ट करना कि हम इतने चैलेंजिंग हैं क्या, आप ये सोचते हो शायद हमारा तो कभी कुछ होगा ही मैम, क्योंकि ऑलरेडी वो निराश आए हैं। तो थिंग्स वेंट वेल, द प्रोटोकॉल वाज मोर टाइट, मोर चैलेंजिंग, मोर वो। बट अच्छा ये बताओ, हमने प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आई थी उसके बाद तुरंत ही जॉब छोड़ दिया था, पहले से छोड़ दिया था या कैसे? नहीं, जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई थी देन आई लिव द जॉब। कितने समय के बाद छोड़ा था? आफ्टर 2.5 month। तब तक भी सब कंटिन्यू था? जी बिल्कुल। फिर आई थिंक एक वो फीलिंग आई होगी कि चलो मैं रिलैक्स कर। मैं आई डोंट थिंक आपके केस में ऐसे कुछ बेड रेस्ट वाली नहीं कंडीशन नहीं था, बट हाँ आई नो आप ऑलरेडी काफी सारा कुछ परेशान हो चुके जी बिल्कुल। इसीलिए आपका आंसर सुनते वक्त मुझे गारंटी था कि ये क्वेश्चन मैम के दिमाग में आया था कि क्या ये जरूरी था कि तुमने ऐसा किया। नहीं, क्योंकि मैं कभी बेड रेस्ट एडवाइज नहीं करती हूँ और इट इज नॉट रिक्वायर्ड एडवाइस। मैं नहीं, मैं किसी भी आईवीएफ के प्रोटोकॉल में बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। सिर्फ यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन या रेस्ट की जरूरत है, तब ही हम एडवाइस करते हैं। ऐसे आई थिंक 5% केसेस होते होंगे जिनको जरूरत पड़ती होगी, बाकी मैक्सिमम लोग अपना जॉब भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रूटीन घर के काम भी करते हैं। ऑफ कोर्स एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये अवॉइड करने को बोला। उस दौरान मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मैं इतना हताश हो चुकी थी और कहीं ना कहीं यही एक एनर्जी थी और यही एक होप थी कि अब बस इस बार सब कुछ सही होगा और अच्छा होगा। आपकी स्टोरी कैसी थी? मेरी कुछ अलग ही है। मैम से हम मिले थे 2016 में बड़ी दीदी के लिए। उससे पहले जब मैं मैम से मिली थी मैं 6 months प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मेरा बेबी होने वाला था। उससे पहले मैंने मैम का ढूंढा था क्योंकि जब मैं आई हूँ शादी करके तो मेरी बड़ी दीदी को दिक्कत हो रही थी, तो आईवीएफ होना था, इतना पता था कि उनका करवाना है। तो ढूंढा मैंने, खूब सर्च किया तो मैम का पता चला, तो फिर मैं लेके आई थी उनको। तो उनको भी एक बेटा 7 साल का हो गया है वो आईवीएफ के थ्रू। हाँ, तब मेरा नहीं था कि मेरा आईवीएफ होना है। उसके बाद जब मेरा बेबी हुआ और 1 month बाद वो एक्सपायर हो गया। बहुत दिक्कत, ग्रोथ की प्रॉब्लम, मैच्योर नहीं था, पूरी तरह से डेवलप नहीं था। तो फिर मैम के पास मैं दोबारा आई थी 2017 में। उस टाइम पे भी अक्टूबर में मेरी दीदी के बेबी हुआ और मैं गई मैम के पास, प्रेगनेंसी थी मेरी। तब मैम से मिले, मैम ने फिर सब टेस्ट लिखे, सब बताया
कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तब मैंने आईवीएफ का सोचा कि अब मैं करवाऊंगी। उसके बाद से मैम से हम 2016 से मतलब अटैच है ही। मैम मेरी फैमिली डॉक्टर बन चुकी है। अभी भी जो है दीदी की डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है उनको प्यारी सी अक्टूबर में। तुम्हारी और एक सिस्टर? हाँ, उनको भी डिलीवरी हुई, उनकी भी यहीं पे। तो मेरा तो यही मतलब आपके मेरी फैमिली जर्नी बहुत लंबी है इसी तरह। बाप रे, मतलब आपकी फैमिली में ऑलरेडी एक हो चुका था, उसके बाद आपका था? हाँ, मेरा तो नॉर्मल हो ही गया था, पर मैम को तो पता ही है पूरा, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। तो उसके बाद जब मैं मैम के पास आई हूँ, मैम ने मुझसे एक चीज बोली थी, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अनन्या तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक हेल्दी बेबी दूंगी। बस मैम ने ये चीज बोली, उसके बाद से मैंने कोई टेंशन नहीं ली है। मैंने सोच लिया था कि सब अच्छा होगा। पूरा सपोर्ट मैम का रहा है। मैम के हाथ में हूँ, मैम मेरे को हेल्दी नहीं, हाँ ये तो है, सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट रहती है। मेरी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट थी। मैं पूरे 9 मंथ्स तक बहुत डरी हूँ। ऐसा नहीं है, मैं इतना डरती थी, कंसीव हो गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन मैं फिर भी डर रही हूँ एंड तक, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी थी ना कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। अब 2 साल का हो गया मेरा बेटा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। आप लोग की जब आईवीएफ की प्रोसेस हुई तब वो टाइम मतलब इतना एडवांस नहीं था जैसा अभी है, ठीक है? तो आप लोग की फैमिली का क्या रुख था इसको लेके कि आप लोग आईवीएफ ले रहे हैं? और जैसा हमारे पिछले उनका कहना था कि सोसाइटी जो भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो भी कहे हमें अपना करना है। आप लोग की सोसाइटी और फैमिली कैसी रही, मतलब इससे रिलेटेड? बहुत सपोर्टिव, क्योंकि जब मैं आई हूँ मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को सपोर्ट किया कि नहीं, अब ट्रीटमेंट होना ही है, करवाना भी ही है। तो उससे थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया मेरे लिए। एटमॉस्फेयर बन गया था कि मेरे घर में सब सपोर्टिव, मेरी मदर इन लॉ, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब, और हम लोग ज्वाइंट फैमिली सब साथ में रहते हैं। और पूरा सपोर्ट, सबका पूरा सपोर्ट रहा है। और मैंने अपने ट्रीटमेंट के टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि मैं छुपाऊंगी नहीं मैं क्या करवा रही हूँ। ये मैंने सबको बताया That is such बहुत अच्छी और वो उस टाइम में आपको कोई अंदाजा नहीं है। आज के लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं इस मैसेज को फैलाने के लिए, जो आपने इस टाइम में किया था जहाँ पे किसी को पता भी नहीं था। नहीं, मैं सबको बता के रखा था कि मैं ये करवा रही हूँ। इसमें शर्मिंदगी किस ये नॉर्मल है मैम, मुझे पहले, और ये एक साइंस है और हमें उस साइंस की जरूरत है। तो वैसे ही है जैसे घर में अंधेरा है तो हम एक एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट या लाइट रोशनी करते हैं, राइट? हम साइंस का इस्तेमाल तो करते हैं डे इन एंड डे आउट, हर दिन हर वक्त। तो क्या हम घर में आज की तारीख में दिया या मोमबत्ती जलाएंगे? नहीं, क्योंकि हम विज्ञान ने हमें बिजली दी है तो हम बिजली की रोशनी थैंकफुल होना चाहिए। इसी तरह से हर एक जरूरत के लिए जो विज्ञान की उपलब्धि है उसका इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी किस बात की बात है? ये एक छोटी सी बात है, बट ठीक है। आपकी देखिए, मेरी फैमिली का तो सपोर्ट था ही, बट मैं बताना चाहूंगी, मतलब उस समय मुझे भी ये लगता था कहीं ना कहीं कि ये हो पाएगा या नहीं, या लोग क्या सोचेंगे कि ये आईवीएफ के थ्रू जा रही हैं। बहुत नॉर्मल, क्योंकि उस समय माहौल कुछ और था और इतना डेवलप चीजें नहीं थी जितना कि साइंस आज आगे बढ़ चुका है। लोग इसको दूसरी नजर से देखते थे। तो उस दौरान जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं यहाँ बिल्कुल सच बताना चाहूंगी कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं इस प्रोसेस में हूँ। बट जब मेरा सब कुछ अच्छा हो गया और जब मैंने लोगों को देखा कि जिस परेशानी से और जिस चीजों से मैं जूझ रही थी, अब वो लोग उस चीज को परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको रास्ता बताऊं। तो वहां मैंने ये काम करना शुरू किया। और ऐसा नहीं कि मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में और समाज में भी मुझे कोई ऐसे लोग मिलते हैं या कुछ ऐसे कपल मिलते हैं जिनको ये समस्या है और वो इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, वहां मैं उनको डेफिनेटली 100% गाइड करती हूँ। और कई लोग हैं जिन्होंने किया भी है और सक्सेस भी हुए हैं। और मेरे ही परिचित एक जो मेरे ही साथ थे, उन्होंने भी यहीं से आईवीएफ का उनका प्रोसेस हुआ और वो उस चीज को छुपा के रखे हुए हैं। इवन वो अपने घर में भी नहीं बता पाते हैं।
कि मैंने इस प्रोसेस से इस चीज को कराया। तो जब मैं उनके अभी भी कांटेक्ट में आती हूँ तो उनका कहना रहता है कि नहीं आप मतलब उस चीज को मत बताइए। तो हमको इस चीज से समाज को भी हटाना है कि ये जो प्रोसेस है ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी है और आपको जो जिंदगी में खुशियां आगे बढ़ा सकती हैं, जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं दूसरों के बच्चों में। क्या हो रहा था, मैं भी जब बहुत सारे लोगों से मिलती थी और बहुत सारे लोगों के बच्चे देखती थी तो मुझे भी फीलिंग आती थी कि काश मेरा भी होता। ये जो चीज है, जो फीलिंग है अंदर को, वो अगर आप दूसरों को दे सकते हैं तो दीजिए। सही बात हम है। अगर आज एक हाथ बढ़ाएंगे तो 10 लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए खड़े रहेंगे। और यहाँ तो हमारे सामने वरदान बन के मैम बैठी हुई है और आगे भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की वो मदद करेंगी और हमेशा वो आगे ही रहती हैं। सही बात है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हमारा काम, हमारा फर्ज, छोटा छोटा फर्ज, छोटे छोटे जो हमारे फर्ज हैं समाज में, वो हमें करते चलना चाहिए। दैट यही एक मैसेज है बेसिकली वंदना की बहुत अच्छी सोच है। वंदना नेचुरली उस समय आपने भी छुपाया और एक घबराहट थी, धीरे धीरे उसको एक्सेप्टेंस, खुद को कॉन्फिडेंस आया, खुल गया। बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रेस जो होता है छुपाने का, बहुत जीवन भर ऐसा लगता है जैसे हम कोई चोरी कर रहे हैं। चोरी तो नहीं है। तो वो स्ट्रेस से खुद को मुक्त करें और खुलकर बात करें। ये मेरा एक मैसेज है कि जिस चीज का भी स्ट्रेस लिए हो उसको आप ओपन अप कर दो, खोल दो, आधा कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ओके। आपने बताया कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी हो गया था, तो आपके यहाँ फैमिली पूरी एक्सेप्टेंस वाली थी, सब कोई एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। आपकी आईवीएफ के पहले धारणा कैसी थी, क्योंकि आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी भी रहा है, आपका फर्स्ट सक्सेस भी नहीं हो पाया। क्या आप उस पॉइंट पे जाके होप लूज कर चुकी थी कि जब आपका फर्स्ट अनसक्सेसफुल रहा कि नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं कर चुकी थी क्योंकि यहाँ सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको यहाँ फाइनेंशियल भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सरकमटेंसेस कैसा है और आपकी उस समय मेंटल आप कितना फ्री हैं, क्या आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं अपनी होप को छोड़ चुकी थी। पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड और मैम, इन दोनों को बिल्कुल विश्वास था कि नहीं ये तो होना ही है। और यहीं से मुझे जो है स्ट्रेंथ मिल रही थी कि अगर मैम का है सपोर्ट तो मैं इसको कर ही लूंगी और डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। मेरा ये इरादा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करूंगी, फिर मैं कोई अनदर जो है चॉइस अपनी रखूंगी और उस चीज की ओर जाऊंगी। और पर यहाँ उम्मीद है तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो वही हुआ। और आखिरी मैं टोटली हार चुकी थी, पर यहाँ मैं मैम को ही पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी कि वो नहीं हारी थी। हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती रहती है। तो हमारा अध्यात्म भी यही कहता है कि जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें वहाँ जुड़ जाना चाहिए, तभी हम लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। और जहाँ नेगेटिव एनर्जी उससे दूर होना चाहिए। तो ये तो लाइफ की एक सिंपल रूल है। तो आपको जहाँ से एनर्जी मिलती वहाँ उस तरफ ड्रिफ्ट होते चले, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम यहाँ पे जो भी आते हैं वो ऑलमोस्ट एक एंड ऑफ पास पे होते हैं, बहुत निराश होते हैं। और मतलब सबसे बात करने के बाद मुझे एक चीज ये रियलाइज हुआ कि आपका और उनके फैमिली का इतना बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट कई लोगों का यहाँ तक आना भी उनकी फैमिली का ही सपोर्ट होता है। तो आप मतलब कैसे आप मेक श्योर करती हैं कि भले ही कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए, आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपके थ्रू ही ये सारे पेशेंट्स पॉजिटिव हैं। हाँ, वो जैसा अब भी मैंने यही बोला कि हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती रहती है। इनको हमसे मिली, हमें भी कहीं से मिलती है। तो हमारे भी मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं। तो हम जब हमारे जो सीनियर्स के गाइडेंस में चलते हैं तो हमें वहाँ से पॉजिटिविटी मिली। हमने उनके एक्सपीरियंस को लिया, उनकी एनर्जी को लिया, हमने उस पर अमल किया, काम करते चले गए, करते चले गए, मेहनत करते चले गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, यदि हम किसी के लिए बहुत बड़ा पिलर हैं, सपोर्ट हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग तो रहना होगा।
तो अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे साथ के पेशेंट्स भी स्ट्रांग रहेंगे, हमारे साइंस, प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी वो 100% फूल प्रूफ और सही होना चाहिए। उसके बाद हमारी पर्सनालिटी है कि हम उनको वो स्ट्रेंथ दे सकें, पॉजिटिविटी दे सकें, सब कुछ सही। तो इसी तरह से हम भी अपने सीनियर्स से एनर्जी लेते गए, बांटते गए। जब हम एनर्जी देते हैं तो वहां से भी पॉजिटिविटी आती है। तो वो एक म्यूचुअल ग्रोथ होती है। मेरे ख्याल से जैसे मैं अनन्या से बात करूं, यदि मैंने बहुत पॉजिटिवली बात किया, अनन्या ने मुस्कुरा के मुझे, उसकी मुस्कुराहट से ही मुझे एनर्जी, उसे भी पॉजिटिविटी मिली, मुझे भी। इट इज अ म्यूचुअल थिंग एंड वो फिर ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई करता चला जाता है विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो आप और स्ट्रॉन्ग बनते होते जाते हैं। आपको क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पिलर होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डोर पकड़ ली, चलते गए, तो फिर तो इट इज एंडलेस। मैम, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। आप दोनों की बहुत, मतलब सबके पास ही कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है, तभी आईवीएफ तक वो आते हैं यूजुअली। तो आप दोनों की वो कॉम्प्लिकेशंस कैसी थी, और उसके बाद हम मैम से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे उसको टैकल किया। पर आपके साइड से आपके पास क्या क्या दिक्कतें थी जो आपको पूरी प्रोसेस में आई? देखिए, ऐसी तो कोई दिक्कत उस समय समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जो हमको गाइड किया जाता था वो मैं कर रही थी, और मेरे जो भी रिपोर्ट्स थी वो सारी नॉर्मल थी। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी। मैम को आती होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइनली इनका सफर अच्छा था। शुरू की कहानी काफी डिफिकल्ट थी। चैलेंजेस क्रॉस होने के बाद मेरे ख्याल से वरना हम ही डील करते थे। जैसा मैंने कहा, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते गए तो सब चीजें बिल्कुल। प्रेगनेंसी, और मुझे ऐसा ध्यान आता है कि आपका जो सी सेक्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सी सेक्शन था जी। और बट हमारी अच्छी सी टीम है, सो वी ऑल मैनेज्ड इट वेरी वेल, बट ऑल इज वेल। बिल्कुल। मैम, आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन? मेरी बहुत ज़्यादा ही थी। मेरी जर्नी मैंने बताया जैसे कि 2016 में बेबी जो हुआ था, एक्सपायर हुआ, उसके बाद मैम के पास मैं गई थी। मेरा मेन प्रॉब्लम था, कंसीव हो रहा था पर ग्रोथ नहीं होती थी, हार्ट बीट नहीं आती थी, और उसका तो केस ही पूरा क्रोमोसोमल दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, कुछ नहीं पता चल रहा था क्या होना है। फिर 2018 में भी एक बार हम लोग ने ट्राई किया आईवीएफ का। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं थी। अचीव करने के बाद हमारी सारी मेन दिक्कत कॉम्प्लिकेशन यही थी कि हार्ट बीट नहीं आती थी। हाँ, नहीं, अब जब हम लोग फाइनली जब सब सक्सेसफुल हो गए थे तो कोई कॉम्प्लिकेशन वैसी नहीं आई। वही जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई थी। जेस्टेशनल डायबिटीज वो मेन इशू था, और बेबी मेरा प्रीमेच्योर एक तरीके से बोला गया कि है, क्योंकि 8 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा उस टाइम पे। अर्ली डिलीवरी हो गई थी। जेस्टेशनल डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेशन था, जो एक मेडिकल कंडीशन, उसको हमने हैंडल किया था। और पूरी ग्रोथ, बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट पूरी मेन यही प्रॉब्लम ही रहती थी। बर्थ वेट कितना था समय से पहले डिलीवरी हुई? 2.5 था मैम। वेट आइडियल वेट था, वेट आइडियल था। मेन उसको इसलिए मैम बोल दिया गया था प्रीमेच्योर, क्योंकि 8 मंथ कंप्लीट होना था। वो होना था दूसरे दिन से, लगता 9 मंथ मेरा स्टार्ट होता, लेकिन वो पहले ही हो गया था। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशन मेरी यही थी प्रॉब्लम, जो मैम ने पूरा देख के दोबारा से कि कैसा क्या क्यों इतनी मेजर प्रॉब्लम हो रही है, कि कंसीव होने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही। वो पूरा मैम आपने देख के जो टेस्ट बोले सब हमने कराया पूरा प्रॉपर। वाओ। आप लोग ने अपने डाइट में या फिर कोई ऐसी आदत जो आपने या तो अपनाई हो या तो छोड़ी हो पूरे आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू, ऐसा कुछ? मैम ने तो प्रॉपर, जब मैं गई थी उसी टाइम बोल दिया था कि वेट कम करना है। वेट मेरा बहुत बड़ा था थायराइड की वजह से, और डाइट पूरा प्रॉपर, आप अपना खाना, घर का खाना जो नॉर्मल खाना रहता है आपको वो खाना है। वैसे मैम वैसे भी यही चीज बोलती है कि नॉर्मल घर का ही खाना खाओ, बाहर का नहीं खाना है। पर इसमें प्रेगनेंसी में मैंने प्रॉपर घर का खाना खाया है, ऑयली नहीं खाया है, फ्रूट्स खाए हैं जैसा मैम ने बताया। और मेन एक चीज रहती, मैं बोलना चाहूंगी, मेडिसिन, जितनी मेडिसिन मैम ने दी है ऑन टाइम, इंजेक्शन भी जो रहते हैं सब मैंने ऑन टाइम लिया। अगर 9 बजे मेडिसिन ले रही हूँ तो 9 बजे ही ली है, मैं उसको फिर लेट नहीं किया मैंने पूरी प्रेगनेंसी में।
प्रॉपर दवाइयाँ खाई हैं। आपका ऐसा कुछ डाइट? मैंने सब कुछ खाया जैसा कि मैम ने सजेस्ट किया था, बस चेंज आया कि प्रोटीन रिच जो डाइट नहीं होती थी वो मैंने फिर स्टार्ट किया कि जो भी मैम ने सजेस्ट किया कि स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, बिस्किट्स ले सकते हैं, तो थोड़ा सा बस वही चेंजेस आया। बाकी मेरा वही था कि घर का नॉर्मल खाना खाना और जो आपकी मर्जी हो वो खाइए। मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लोग, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों इसको इतना अलग प्रोसेस समझते हैं। शिवानी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। डाइट, यदि किसी की जनरल डाइट घर की सिंपल डाइट है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही फल सलाद, दैट्स इट। ये जो फॉलो करता है इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रॉब्लम है उनके लिए जो जंक फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या अचार चटनी पापड़ नमकीन, ये जो ऊपरी चीजें खाते हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जिनकी, तो मेरे ख्याल से मैं इस सेंटेंस को दिन में 20, 25, 30, 40 टाइम्स तो बोलती होंगी कि ये खाना है ये नहीं खाना, चटनी पापड़ अचार मैं कहा तुम मुझसे जीवन में कभी भी पूछोगे, अभी प्रेग्नेंट हो तो भी नहीं, बाद में तो भी नहीं, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफस्टाइल में ही नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाई जैसे भी बंदा की रेगुलर हैबिट सिंपल डाइट थी, बस प्रोटीन की कमी होती है। जनरल इंडियन डाइट में प्रोटीन रिच डाइट नहीं होता, तो वो मैं कॉन्स्टेंटली एडवाइस करती रहती हूँ प्रोटीन की कंटेंट बढ़ाएं और बताती रहती हूँ कि ये खाना है, ये खाना है, इतना ग्राम्स ऑफ पनीर, इतना स्प्राउट्स, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। तो वो दैट इज अ सिंपल एडवाइस। बट यस, अदरवाइज घर के खाने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और वो डाइट भी वही था जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी नहीं होना चाहिए, तो वही आपने हटवाया। ऐसा कुछ लाइक IVF रिलेटेड नहीं था इसमें। तो वही लोग पूछते हैं मैडम क्या परहेज करना है, कुछ नहीं। तो व्हाट आई टेल देम कि परहेज का मतलब क्या है। आप एक बेसिक हेल्दी डाइट, ये तो हर किसी को लेना है। इसलिए नहीं कि आपका IVF हो रहा है, इसलिए नहीं कि आप IVF से प्रेग्नेंट हुए हैं, इसलिए नहीं। बेसिक हेल्दी डाइट तो हर एक को लेना है। तो आपके हस्बैंड को भी परहेज करना है अगर वो गलत खाते हैं, मुझे भी परहेज करना है, मैं आपकी डॉक्टर हूँ। तो वी आर ऑल सपोज टू ईट अ नॉर्मल बेसिक हेल्दी डाइट। जो बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन। ये चीज सही है, इसीलिए तो मैंने ये चीज बोली कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले से ही शुरू किया था। ये नहीं कि एक दिन पहले, एक दिन पहले से नहीं कि अब मेरा IVF होना है और मैंने खाना शुरू कर दिया। वो कभी जादू नहीं कर सकता, दैट कैन नेवर वर्क। सही बात, मैंने पहले से स्टार्ट किया था, वो कांस्टेंट प्रोसेस है। तो अब हम लोग एंड की तरफ चलते हैं। आप लोगों को अगर आज के दंपति को जो IVF इस्तेमाल कर सकते हैं बट हिचकिचा रहे हैं किसी कारण की वजह से जो हमें नहीं पता और हम जज भी नहीं कर सकते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक सलाह, कोई मैसेज? क्योंकि आप पूरे प्रोसेस के थ्रू बहुत पहले ऐसे टाइम से गुजर चुके हैं जब ये अच्छे तरीके से लिया भी नहीं जाता था, तब आपने इसको लिया था। तो आज जो बहुत ही खुला हुआ एक सोसाइटी है उसमें अगर आप कोई सलाह देना चाहें तो? देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इस दिक्कत से, इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा, हमारे घर परिवार के लोग क्या कहेंगे। हमको बस आना है और अपना डिसीजन लेना है। हमको जो खुशियां चाहिए है, जो हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि हमको ये मिल जाएगी या ये कहीं ना कहीं भगवान हमको देगा, तो देखिए ये भगवान तो देंगे ही, और हर चीज का एक समय होता है, पर वहाँ ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप जो इतना हमारा साइंस आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो हम उसको नकारे ना, हम उसकी तरफ जा सकते हैं और डेफिनेटली 100% आपको वो खुशियां मिलने ही वाली हैं। तो वो एक छोटा सा आपका जो डिसीजन है वही आपको इस प्रोसेस तक लेके जाएगा और आपकी खुशियों को लेके आएगा। आपको मुश्किलें बहुत आती है, सब बोलने वाले सब बोलेंगे, लेकिन जब उसको आप गोदी में लेंगे ना तो वो सब भूल जाएंगे। सही बात है, फिर कोई कुछ नहीं कहता, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर यही बोलेंगे कि ये आपका बेबी है, आपका है वो। बस इतना मैं कहना चाहूँगी। मैम, आपका कोई लास्ट कमेंट? बस जैसा मैं लगातार कंटिन्यूअसली मैं यही कह रही हूँ कि हमें ईश्वर ने किसी काबिल बनाया, हमने
किसी जरिए से कुछ खुशियां हासिल करी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको और फैलाएं, अवेयरनेस को बढ़ाएं, खुशियों को फैलाएं। तो जैसे हम इनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वंदना, अनन्या, कि आप लोगों ने खुल के इस बारे में बात करी, बिकॉज इट मैटर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने जो हासिल किया हम उसको और स्प्रेड कर सके, हम उससे पोजेसिव ना हो, हम बस सेल्फिश ना हो कि अपनी तरफ तक रखें। आज मैं डॉक्टर हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इट इज माई ड्यूटी टू स्प्रेड इट एंड गिव एज मच हैप्पीनेस टू एवरीबडी एज पॉसिबल। डरे नहीं, संकोच नहीं करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग जैसा वंदना ने बोला, स्ट्रॉन्ग इन डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन स्ट्रांगली लें, असेस करें हमें इसकी जरूरत है, जरूरत है तो आगे बढ़े, डरना किस बात का, हम तो हैं साथ। एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है, जो तुम इतना टेंशन ले रहे हो। एग्जैक्ट, सो दैट इज द अल्टीमेट मैसेज फॉर एवरीबडी कि हैप्पीनेस जो है हम सब डिजर्व करते हैं, हम सबका हक है कि हम खुश रहें और खुशियां हासिल करें, उससे क्यों हम भागें। वी हैव यस मैम, इस कॉन्वर्सेशन में मुझे एक चीज तो पता चली है कि आप डॉक्टर हैं, आप तो कहेंगी, ये आप ही का कहना था पिछले पॉडकास्ट में कि हाँ आप तो कहेंगी कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बट अब इतने सारे जब प्राउड पेरेंट्स का ये कहना है कि इट्स सो नेचुरल, कि मतलब मुझे इस पॉइंट पे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमें मतलब लाइक जागरूकता फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इतनी ज्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल प्रोसेस है ये, जो मतलब आपका रिजल्ट उसका इतना प्यारा होता है, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, वो बहुत बड़ी खुशी है, वो आप बहुत बड़ा काम करती हैं। मैम, at the end of the podcast, I would like to say thank you from every single parent that you blessed a child with. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Shivani, and thanks to all my patients. Yes, ma'am. Because whatever I am today, मैं उनके कारण ही हूँ। हम वही म्यूचुअल है हमारा आपसी रिलेशनशिप, और ईश्वर की कृपा कि हम सब एक दूसरे के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. So much.